नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। क्या देश में अब ब्राह्मणों की सबसे बड़ी नेता मायावती बनते हुए नजर आ रही हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? दरअसल अभी हाल फिलहाल में ब्राह्मणों के खिलाफ जो कुछ भी हुआ उस पर तमाम ब्राह्मण नेता खामोश रहे। बीजेपी जिसे ब्राह्मणों का वोट भर भर के जाता है उसके भी नेता खामोश रहे, कुछ चेहरों को छोड़कर। और ये वो नेता हैं जो सर्वोच्च पद तक पहुंचे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, 7-8 बार विधायक सांसद बन चुके हैं, लेकिन यूजीसी पर एक शब्द नहीं निकला। घूसखोर पंडित नाम की नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई तो उस पर भी ये लोग खामोशी बरत रहे हैं। लेकिन एक चेहरा है जो बोल रहा है और वो है मायावती। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या ब्राह्मणों की मसीहा बन रही हैं मायावती। चर्चा की शुरुआत करें, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। उससे पहले मायावती का एक ट्वीट देख लेना बेहद जरूरी है। मायावती के इस ट्वीट को ध्यान से देखिए। उन्होंने लिखा, यह बड़े दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब तो फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर आदि बताकर पूरे देश में जो इनका अपमान और अनादर किया जा रहा है, जिससे समूचे ब्राह्मण समाज में इस समय जबरदस्त रोष व्याप्त है। इसकी हमारी पार्टी भी कड़े शब्दों में निंदा करती है। ऐसी इस जाति सूचक फिल्म वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर केंद्र सरकार को तुरंत प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीएसपी की यही मांग है। साथ ही इसको लेकर लखनऊ पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना उचित कदम है। ये बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट है। हालांकि इसके बाद केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को ये कहा कि आप ये वेब सीरीज हटाइए और उत्तर प्रदेश में भी मामला दर्ज करवाया योगी सरकार ने। लेकिन पंकज जी, जिस तरीके से मुखर होकर मायावती बोल रही हैं, वैसे तो तमाम सवर्ण और ब्राह्मण चेहरे भी राजनीति में जो है नहीं बोल रहे हैं, वो चाहे यूजीसी वाला मामला हो या फिर अब घूसखोर पंडित वाला मामला हो। रोहित, इस देश के सवर्ण एक बात तो जरूर याद रखेंगे कि चाहे यूजीसी का मामला हो या ये फिल्म वाला मामला हो, जब सारे सवर्ण नेता बड़ी पार्टियों के, चाहे वो कांग्रेस के हों या भारतीय जनता पार्टी के, जब वो खामोश थे, जब उन्होंने अपने समाज का साथ नहीं दिया, तो उस वक्त एक दलित नेता ऐसी थी जिन्होंने खुलकर इस पर बयान दिया है। इस बात को याद रखना चाहिए कि मायावती ने यूजीसी पर भी बिल्कुल स्पष्ट राय रखी थी और ये घूसखोर पंडित जो फिल्म है इस पर भी बिल्कुल स्पष्ट राय रखी है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ब्राह्मण विधायकों, सांसदों, नेताओं को कंफ्यूजन है। वो मैं नाम लेकर बोल दूं, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या फिर और ऐसे तमाम ब्राह्मण चेहरे जो सदन में 8-8 बार पहुंच चुके हैं लेकिन खामोश हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। बिल्कुल, वो अपनी पार्टी लाइन के अनुसार बात करना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग होंगे वो भी खामोश, भारतीय जनता पार्टी के जो सवर्ण नेता है तथाकथित रूप से वो भी खामोश। मैं बार बार सवर्ण समाज से एक बात कहता हूं कि आपका दुश्मन कोई दूसरा नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि कोई दूसरी जाति वाले आपके दुश्मन है तो नहीं है। जरा देखिए अपने आसपास और अपने नेताओं को कि जब भी आपके लिए कोई मुद्दा खड़ा होता है तो क्या उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। और ये आज की बात नहीं है, ये इससे पहले भी एक बार याद कीजिए, SC/ST एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ हुआ था और फिर उस वक्त आंदोलन हुआ था। उस वक्त भी बड़ी पार्टियों के सवर्ण नेता खामोश थे। इस बार जब यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज आक्रोशित था तो बड़ी पार्टियों के, खास करके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सवर्ण नेता खामोश थे। लेकिन हर इस तरह के झंझावात में एक ऐसी नेता है जो खुलकर बोलती हैं और अपना पक्ष रखती हैं, और वो है बहन मायावती। तो और बाकी सब वोट लेने के लिए हैं, वोट लेके विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, सांसद बन जाए। देखिए एक चीज बीजेपी को तो भर भर के वोट जाता है ब्राह्मणों का, खामोश हो जाएंगे ऐसे मुद्दों पर। बिल्कुल, एक चीज है, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, वो मुसलमानों के लिए भी है और सवर्णों के लिए भी है। कभी भी अपने आप को ऐसा मत बनाइए कि नेता समझे कि ये चले जाएंगे कहां, झक मार के हमारे पास आएंगे। ये मुसलमानों को लेकर भी कुछ पार्टियों में यह धारणा है कि इनके लिए करो ना करो ये जाएंगे कहां, इनके पास विकल्प कहां है। और यही धारणा सवर्णों को लेकर भी कुछ लोगों में है कि ये जाएंगे कहां, झक मार के हमारे पास आएंगे।
इसीलिए जब आपके ऊपर कुछ आएगा तो ये इसलिए नहीं आवाज उठाते कि शोर शराबा करेंगे, अंत में तो झक मार के हमारे पास ही आएंगे। आप कार्यकाल देख लीजिए, मायावती के कार्यकाल में क्या कभी ब्राह्मणों का अपमान हुआ? नहीं। विकास दिव्य कृति हैं, एक ट्यूशन चलाते हैं, उन्होंने एएनआई के स्मिता प्रकाश के साथ बातचीत करने के दौरान इस बात को बहुत अच्छी तरह डिकोड किया है और उन्होंने कहा है कि मायावती को पता है कि उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार करने वाले कौन हैं। तो विकास दिव्यकृति को सुना ही देते हैं, फिर उसके बाद चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। शुरू हुई थी तो कुछ नारे बहुत पॉपुलर हो गए थे, तिलक तराजू और तलवार, इनको जूते मारो चार। अब वो बार बार सोशल मीडिया पे आ रहा है। उसी समय एक वो भूरा बाल साफ करो जब बिहार में चल रहा था, तो ऐसे अजगर एक कॉम्बिनेशन बना था नॉर्थ में, हरियाणा राजस्थान वगैरह में। हालांकि जिन्होंने वो नारा दिया था वो सब बदल चुके हैं, वो तो फेवर अब मायावती जी ब्राह्मणों को लेकर बात कर रही हैं, लालू जी ने भी वो बंद कर दिया। मायावती जी को ब्राह्मणों से कभी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इस बात को समझिए कि जो बीच में हैं ओबीसीज, उनके ऊपर वाले हिस्सों को दिक्कत सवर्णों से होती है, नीचे वाले हिस्सों को दिक्कत दलितों से होती है। वो बफर जोन वाली बात। इसलिए एससी एसटी के जो झगड़े होते हैं ज्यादा यादवों के साथ होते हैं, इसलिए बीजेपी प्लस बीएसपी इज पॉसिबल, बट बीएसपी प्लस एसपी इज नॉट पॉसिबल। तो वो सोशल, उनका वोट बैंक अलग अलग है ना, उनका आपसी जो रिश्ता। तो आप विकास दिव्यकीर्ति को सुन रहे थे, तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं पंकज जी कि मायावती इतनी समझदार है कि कौन परेशान करता है कौन नहीं, इसीलिए ब्राह्मणों को इतना खुलकर सपोर्ट करती है? अगर डिकोड करने की कोशिश करें तो देखिए, मायावती कोई मीडिया की उपज नहीं है। देश की मीडिया हमेशा होस्टाइल रही है उनके खिलाफ। आप देखिएगा, उनको कवरेज उतना नहीं मिलता, उनके बयानों को उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितना दूसरे नेताओं को मिलती है। लेकिन मायावती मीडिया की भले नेता नहीं है, पर जमीन की नेता तो जरूर है। उनके कार्यकर्ता गांव में उन दलित टोलों में जाते हैं और उन्हें पता है कि हमारे दलितों पर अत्याचार करने वाला कौन है, और मायावती को पता है कि ब्राह्मण नहीं अत्याचार करने वाले हैं। मायावती को यह पता है कि जो दलित हैं उन पर अत्याचार करने वाली कौन सी जातियां हैं। इसलिए मायावती हमेशा ब्राह्मणों का साथ चाहती हैं कि ये जो बहुजन मूवमेंट है वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। एक फर्क समझिए, ये जो तथाकथित रूप से अंबेडकराइट मूवमेंट जिसको बोल रहे हैं हम, और कांशीराम का बहुजन मूवमेंट DS4, दोनों अलग अलग हैं। एक जो है, जो मायावती जी का या कांशीराम जी का जो मूवमेंट है, वो है दलितों को अधिकार दिलाने के लिए, ये उनके शिक्षा की बात करती है, ये उनके आर्थिक सशक्तिकरण की बात करती है। वहीं तथाकथित तौर पे कुछ ऐसे नेता हैं जो कि गाली देकर काम चलाते हैं। गाली देना और दलितों का भला करना दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं अगर रोहित पांडे से यह कहूं कि आप जो है वो ओबीसी जातियों को गाली दे दो क्योंकि ब्राह्मणों को सशक्त होना है, तो यह गलत है। हालांकि अगर मैं रोहित पांडे से यह कहूं कि रोहित जी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, आर्थिक रूप से आप सशक्त बनो, आपके घर में पैसे आएंगे, आपके बाल बच्चे पढ़ेंगे तो ये आपका भला होगा। दोनों में फर्क है। बिल्कुल फर्क। और मायावती दूसरी वाली है। बिल्कुल, ये फर्क उन सबको भी समझ में आना चाहिए कि जो आपको वोट कर रहा है, जो आपको हर बार चुनकर भेज रहा है, उनके लिए बोलना होता है। अब अगर मैं बात करूं मायावती के राज की, आपने जिक्र किया 2007 में, तो पूरी, हालांकि एक दौर था मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, जूते चार, वो एक दौर था। लेकिन उसके बाद मायावती को समझ में आ गया था कि ब्राह्मण तो हमारे साथ ही हैं, ब्राह्मणों ने अत्याचार किया नहीं दलितों पे, तब इनको लेकर चलिए। वो सोशल इंजीनियरिंग हुई, वो आपने देखा 2007 में। फिर सतीश चंद्र मिश्रा की बात हो, यही ब्रजेश पाठक की बात हो, उस दौर में सपा के हुआ करते थे, बात हो शिवाकांत ओझा की जो एक पावरफुल मिनिस्टर हुआ करते थे और बसपा सरकार में, तो ब्राह्मणों का वर्चस्व दलितों की सबसे बड़ी पार्टी में भी रहा, दलितों की सबसे बड़ी नेता ने भी उनको माना। लेकिन सवर्ण नेता ही आज नहीं मान रहे हैं ब्राह्मणों को, वोट बैंक को, भले ही 3-4-2 अरे नहीं, आज जरा सोचिए कि जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो मायावती की इज्जत किसने बचाई थी? ब्रह्मदत्त द्विवेदी, वो ब्राह्मण नेता। हाँ, वो ब्राह्मण थे। तो जब जब हमारे देश में या हमारे उत्तर भारत के समाज में दलितों पर अत्याचार हुआ है, तो आप देखिए इतिहास उठाकर कि उनके लिए लड़ने वाले भी ब्राह्मण समाज के हैं। और ठीक इसी तरह
जब ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह का कोई षड्यंत्र हुआ है तो हमारे दलित भाई बंधु बिल्कुल उनके साथ खड़े रहे। आपको शायद पता नहीं होगा, मंगल पांडे के सिपाही विद्रोह को हम सब जानते हैं, लेकिन मंगल पांडे के मन में आक्रोश भरने वाला, उन्हें प्रेरित करने वाला एक दलित था। कहा कि पंडित जी, वो जो अंग्रेज हैं वो जिस फैक्ट्री में बन रहे हैं कारतूस, जाके देखिए वहां पे ये चर्बी है। और ये बताने वाला दलित था, क्योंकि वो दलित उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। तो ये संबंध है। बिल्कुल। लेकिन एक बात, क्या मायावती की तो चलिए बात हो गई कि वो एक बात कह सकते हैं कि ब्राह्मणों का वोट लाना होगा, इसलिए हो सकता है कि वो इस तरीके से बात कर रही हैं। लेकिन तमाम साधु संत जिनको आप रोज पूछते हैं, रोज सुनते हैं, उनमें से अधिकतर ऐसे हैं, जब मुद्दा आता है हिंदुओं का ऐसा, उनको बवाल करना होगा, नाराजगी जतानी होगी 100 मीटर चलने के लिए, तो वो सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ब्राह्मणों पर अत्याचार हो जाए या हिंदुओं को टारगेट कर लिया जाए, यूजीसी आ जाए, उनके मुंह सिल जाते हैं। उनके प्रवचन सुनने के लिए जरूर बुलाएंगे। बहुत सम्मान के साथ मैं पूछ रहा हूं, क्या उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए? रोहित, बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारे देश के साधु संत समाज के बहुत सारे लोग पॉलिटिकल पार्टियों के खांचे में बट गए हैं। और ये किसी दूसरे का नुकसान नहीं है, ये सनातन का नुकसान है। कुछ भाजपाई हो गए हैं, कुछ कांग्रेसी हो गए हैं, और हमें भी, या जो हमें मतलब कि समाज को भी उसी तरीके से अपने अनुसार मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यह देखना होगा कि हमारे समाज के लिए, यानी सनातन के लिए, वास्तव में कौन बोल रहा है और उसका भला कौन चाहता है। मैं तारीफ करूंगा दीपांकर जी का। वो गली गली घूम के जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इसका नारा लगा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उसी संत समाज में ऐसे भी हैं जो कि आज भी छुआछूत, ऊंच नीच, इस तरह की बातें करते हैं। तो हमें संत और असंत के बीच में भेद करना सीखना होगा। और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये कह रहा हूं कि बहुत सारे संतों ने मायावती का साथ नहीं दिया, जबकि देने की जरूरत थी। बिल्कुल, मेरा यह प्रबल विश्वास है कि हमारा सनातन इसलिए नहीं बचा हुआ है क्योंकि कुछ लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। हमारा सनातन इसलिए बचा हुआ है कि हमारे देश के, हमारे समाज का जो सबसे निचला तबका है, जो दलित है, वो है सनातन के प्रति आस्था है, या वो उसका अपने देश के प्रति आस्था है। ठीक है पंकज जी, आपने बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया और चीजों को बताया है। ऐसे में मैं पहले यही कहूंगा कि अपने नेताओं की जवाबदेही तय कीजिए, बिना धर्म, बिना मजहब, बिना पंथ, बिना जाति के। लेकिन हाँ, जब जाति पर वोट मांगने आते हैं तो उनसे ये आप सवाल भी कीजिए कि जब यूजीसी बना तब आपने हमारे लिए क्या किया, जब घूसखोर पंडित आई तब हमारे लिए आपने क्या किया, जब ब्राह्मणों को गालियां दी गई तब आपने क्या किया। मैं ये हर समुदाय को कह रहा, अगर वो जाति पर वोट आ रहे हैं आपका मांगने और 8-8, 9-9 बार विधायक और सांसद बन जा रहे हैं, तो फिर उनको जाति याद दिलाइए और पूछिए कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया। बहरहाल पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया की तमाम खबरें यहां पर मिलती रहेंगी। नमस्कार।